प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जगतियाल में विशाल चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा 13 मई को तेलंगाना में होगा विकसित भारत के लिए मतदान। बिहार में गठबंधन पर बातचीत के लिए आज दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार, तो वहीं बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति लेगी प्रत्याशियों के नाम पर आखिरी फैसला। विपक्षी गठबंधन के घटक दल भी सीट बंटवारे पर करेंगे माथापच्ची। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। भारतीय स्टेट बैंक को हर बॉन्ड के नंबर सार्वजनिक करने को कहा। गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका, तुरंत सरेंडर करने के आदेश। मेडिकल ग्राउंड पर पिछले 10 महीने से थे जेल के बाहर। बिहार के खगड़िया में कार और ट्रैक्टर की टक्कर में 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल। वहीं कोलकाता में 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग गिरने से 2 की मौत, अब भी 5 से 6 लोग मलबे में फंसे। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस में फिर से पुतिन की सरकार। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद बोले रूसी सेना को बनाएंगे और मजबूत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कृतिका। और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के जगतियाल में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 13 मई को तेलंगाना में विकसित भारत के लिए मतदान होगा और जब भारत विकसित होगा तो तेलंगाना भी विकसित होगा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त साउथ मिशन पर हैं। लगातार साउथ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया आज, जहां उन्होंने कहा कि जब राष्ट्र विकसित होगा तो तेलंगाना भी विकसित होगा। और क्योंकि तेलंगाना में 13 मई को मतदान होगा, तो इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 13 तारीख को विकास के लिए, विकसित भारत के लिए मतदान होगा। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब बिहार में एनडीए की। दरअसल आज नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आ रहे हैं, जहां पर उनकी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी मुलाकात होगी। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर आखिरी मोहर के लिए नीतीश कुमार आज बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बिहार में आपको बता दें कि लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से अब देखना यह होगा कि जेडीयू, बीजेपी और बाकी घटक दलों के बीच कितनी कितनी सीटों का बंटवारा होता है। कहा यह जा रहा है कि आने वाला कल जो है मंगलवार को बिहार के लिए एनडीए की सीट बंटवारे की घोषणा भी हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर अपनी सहमति बना चुकी है। तो एक तरफ जहां एनडीए अपने कुनबे को लगातार मजबूत करने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन में दल तो मिल गए हैं, लेकिन लगता है कि अभी दिल नहीं मिल पाए हैं। कल जब मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर रैली हुई, तो मंच पर फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, डीएमके नेता स्टालिन जैसे अलग अलग दलों के नेता शामिल हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का चेहरा नजर नहीं आया।
अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो चुनावी तैयारियों के कारण व्यस्त हैं, इसलिए रैली में शामिल नहीं होंगे। अब अखिलेश का रैली से नदारद होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच आज विपक्षी गठबंधन के घटक दलों में सीटों के बंटवारे पर दिल्ली में बैठक भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में हर इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर भी बैंक चुनाव आयोग को सौंपे, जिसमें भुनाए गए बॉन्ड की अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, अगर इनमें से कोई भी शामिल है तो उन्हें जारी करने के लिए कहा गया है। वहीं साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। इस हलफनामे के संबंध में कहा गया है कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करे जो उनके अधीन है। इसमें कोई विवरण छिपाया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा। वहीं साथ ही एसबीआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि बॉन्ड नंबर सार्वजनिक करने में बैंक को कोई समस्या नहीं है, लेकिन पिछले आदेश से उन्हें यह स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या क्या जानकारी ईसीआई को सौंपनी है। और वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया है, जिसके बाद में कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है। दरअसल बीते साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दी थी और उसके बाद से सत्येंद्र जैन लगातार जमानत पर थे और आज जब जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो इस दौरान सत्येंद्र जैन को ये झटका लगा और उसके बाद में कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को तुरंत ही सरेंडर करने का आदेश दिया है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। दरअसल उन्होंने ईडी के समन को अवैध बता दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट की धारा 50 के तहत यह समन जारी किया था। और वहीं दिल्ली आबकारी नीति मामले में भी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया है। ईडी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये समन जारी किया है। आपको बता दें कि ये अरविंद केजरीवाल को ईडी का नवा समन है। हालांकि अरविंद केजरीवाल पिछले समन पर भी पेश नहीं होने के मामले में अरविंद केजरीवाल को शनिवार को ही जमानत मिल चुकी है। और गौरतलब है ये है कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन वो तब भी पेश नहीं हुए। इसके बाद में एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और फिर 4 मार्च को 8वां समन भेजा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए, बल्कि केंद्र सरकार पर एजेंसी के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए समन को नियमों के खिलाफ बताते रहे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन पर पेश न होने पर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इतने भ्रष्टाचार किए कि उनके पास सम्मान नहीं बचा है, सिर्फ समन बचा है। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से भी बड़ा है। जांच एजेंसी से भागने वाले केजरीवाल, आपने दिल्ली में इतने भ्रष्टाचार किए हैं कि अब आपके पास सम्मान तो बचा नहीं, अब मात्र सम्मान ही बचे हैं। तो कम से कम उनका तो जवाब दीजिए। आप जल बोर्ड के सम्मान से भाग रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है और लगातार
जो अधिकारी भी उसमें गिरफ्तार किए गए जांच एजेंसी द्वारा, उनके द्वारा जो जानकारी है वो भी बता रहे हैं कि लगभग 400-450 करोड़ का घोटाला उस समय हुआ जब अरविंद केजरीवाल खुद चेयरमैन थे। तो जांच एजेंसी का सहयोग करें, जल बोर्ड का घोटाला भी सामने आएगा। और वहीं भाजपा नेता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर कहा कि वो कानून का अपमान कर रहे हैं। आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया कि उनको कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के एक मामले के तहत उनको ईडी ने सम्मन दिया और वो जानबूझकर उसको ईडी के सम्मन को इवेट कर गए और हाजिर नहीं हो रहे। ये दिखाता है कि वो उनको कोई सम्मान नहीं कानून के प्रति। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अफसोस अरविंद केजरीवाल उसको इलीगल करार दे रहे हैं। लीगल है या इलीगल है, इसका फैसला अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी नहीं करेगी, इसका फैसला माननीय न्यायालय करेगा। और खबरों का सिलसिला बुलेटिन में लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और कोलकाता के मेटिया ब्रिज में बड़ा हादसा हुआ। दरअसल यहां पर 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद कहा कि अभी 5 से 6 लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें भी जल्द निकाल लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने माना है कि इमारत को गैर कानूनी तरीके से बनाया जा रहा था। राज्य प्रशासन की ओर से इमारत को बनाने की आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई थी। हादसे की जांच के आदेश भी फिलहाल दे दिए गए हैं और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी इस इमारत को बनाने में गैर कानूनी रूप से शामिल हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार मृतकों और घायलों के परिजनों की सहायता करेगी। आसपास के लोगों के मकान को भी क्षति पहुंची है। 2 आदमी डेथ है, 13 में उद्धार हुआ है, 2 आदमी डेथ हुआ। उन लोग का 5 लाख रुपया देगा, जो लोग इंजरी है उन लोग को 1 लाख रुपया देगा। और वहीं बिहार की अब बात करते हैं, जहां पर आज एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया। खगड़िया जिले में कार और ट्रैक्टर के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। इस दुखद हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों का नजदीक के अस्पताल में इलाज चल रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अजमेर के आगे मदार स्टेशन के पास एक ट्रेन हादसा सामने आया। दरअसल कल रात करीब 1 बजे साबरमती आगरा कैंट ट्रेन का इंजन और 4 जनरल कोच पटरी से उतर गए। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कुछ यात्रियों को मामूली चोटें जरूर आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए पास के ही अस्पताल में ले जाया गया है। दुर्घटना स्थल पर रेलवे के अधिकारी तुरंत वहां पर पहुंच गए और ट्रैक का रेस्टोरेशन का कार्य भी शुरू हो चुका है। रेलवे द्वारा अजमेर स्टेशन पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो है 0145 242 9642। इस डिरेलमेंट के कारण से इंजन और 4 जो जनरल के डब्बे थे उनका अवपतन हो गया है। हमारे अधिकारी जो है दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंच गए हैं। कोई भी जनहानि नहीं हुई है इस पूरे घटनाक्रम में, और कुछ जो मामूली चोट लगी थी पैसेंजर्स को, उनको तुरंत ही पास के अस्पताल में ले गया गया है। हमारे जो दुर्घटना राहत गाड़ी होती है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है। राहत पहुंचाने का काम तुरंत कर दिया गया है और जो रिस्टोरेशन का काम है वो भी शीघ्र कर दिया गया है। और वहीं अरब सागर में चले 40 घंटों के अभियान के बाद पकड़े गए 35 समुद्री डाकुओं को भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता से भारत लाया जा रहा है। एक बड़े अभियान में छुड़ाए गए चालक दल के 17 सदस्यों के साथ इन समुद्री डाकुओं को भारत लाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया।
शनिवार को नौसेना ने संकटग्रस्त व्यापारी जहाज MV रुएन पर इन समुद्री डाकुओं की गिरफ्त से चालक दल के 17 सदस्यों को छुड़ाया था। वहीं व्यापारी जहाज को भी भारत लाया जा रहा है। व्यापारी जहाज MV रुएन की समुद्री क्षमता का कल मूल्यांकन किया गया था। इस व्यापारी जहाज पर लगभग $1 करोड़ की लागत के लगभग 37,800 टन के अनुमानित माल लदा हुआ है। शनिवार को INS कोलकाता ने अरब सागर में मिशन की शुरुआत की। इसके तहत नौसेना ने समुद्री डाकुओं के जहाज को रोककर इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को अपहरण करने के सोमाली समुद्री डाकुओं के मंसूबों को विफल कर दिया। मेक इन इंडिया का असर भारत से होने वाले निर्यात पर काफी ज्यादा पड़ा है। दरअसल देश से होने वाला निर्यात फरवरी में 20 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और जिन देशों में भारत से निर्यात बढ़ा है उनमें अमेरिका, UAE, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में निर्यात में 2 अंकों की वृद्धि भी देखने को मिली। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद बीते साल दिसंबर से लगातार 3 महीनों तक निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि साल 2023 की ज्यादातर अवधि में वस्तु निर्यात वृद्धि ऋणात्मक दायरे में थी। भारत के लिए निर्यात का सबसे शीर्ष देश अमेरिका रहा है, जिसको भारत से होने वाला निर्यात फरवरी में 22% बढ़कर $7.2 अरब हो गया। वहीं जनवरी में अमेरिका को सबसे अधिक निर्यात किए जाने वाला उत्पाद स्मार्टफोन रहा है और इसने पहले स्थान पर रहने वाले पॉलिश्ड हीरे का स्थान ले लिया, जिसके चलते अप्रैल से जनवरी की अवधि के दौरान भारत से स्मार्टफोन के निर्यात का शीर्ष स्थान UAE की जगह अमेरिका हो गया। इस अवधि में अमेरिका को कुल $4.1 अरब के स्मार्टफोन का निर्यात हुआ, जबकि UAE को $2.2 अरब के स्मार्टफोन का निर्यात किया गया। स्मार्टफोन सहित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात फरवरी में 54.8% बढ़ गया और इसमें भी लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। फरवरी में UAE को भेजे जाने वाली निर्यात की खेप 23.1% बढ़कर $3.5 अरब हो गई और ये दूसरे नंबर पर निर्यात का गंतव्य रहा। फरवरी में सिंगापुर को होने वाला निर्यात 51.6% से बढ़कर $1.85 अरब हो गया। दक्षिण अफ्रीका को $1.16 अरब का निर्यात हुआ। अप्रैल से फरवरी की समान अवधि में भारत के निर्यात गंतव्यों में दक्षिण अफ्रीका का स्थान उछलकर 10वां हो गया, जबकि बीते साल की इसी अवधि में ये 16वें स्थान पर था। भारत से दक्षिण अफ्रीका को सर्वाधिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पादों का हुआ है। फरवरी में शीर्ष के अन्य निर्यात स्थानों में सऊदी अरब, नीदरलैंड, ब्रिटेन, बांग्लादेश और चीन में भी निर्यात बढ़ा। वहीं भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछले 1 साल में 1 लाख से ज्यादा पेटेंट प्रदान किए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार के उपायों के चलते ये नतीजे आए हैं। बयान के मुताबिक इस दौरान भौगोलिक संकेत GI पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो इसमें पिछले साल की तुलना में 3 गुना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि पेटेंट कार्यालय ने 1 साल के अंदर अभूतपूर्व 1 लाख पेटेंट प्रदान किए हैं। 15 मार्च 2023 से इस साल 14 मार्च के बीच देश भर में कुल 1,01,311 पेटेंट दिए गए। मंत्रालय ने कहा कि इस समय अवधि में प्रत्येक कार्य दिवस पर 250 पेटेंट दिए गए। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में पेटेंट कार्यालय को अब तक के उच्चतम 90,300 पेटेंट आवेदन प्राप्त हुए हैं। पेटेंट अनुदान के साथ साथ GI पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना वृद्धि दर्शाती है। वर्तमान में भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 98 नए पंजीकरण के साथ 573 पंजीकृत GI हैं। इसके अतिरिक्त कॉपीराइट पंजीकरण रिकॉर्ड तोड़ 36,378 तक पहुंच गया, जो रचनात्मक क्षेत्र के भीतर विशाल संभावनाओं को रेखांकित करता है। वहीं डिजाइन के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक की सबसे अधिक संख्या में पंजीकरण हुए, साथ ही कुल 27,819, साथ ही 30,450 आवेदनों का अंतिम निपटान भी हुआ।
और वहीं उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। जापान के तटरक्षक और दक्षिण कोरियाई सेना ने इसका दावा किया है। दक्षिण कोरियाई जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अनुसार मिसाइल को उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से समुद्र की ओर लॉन्च किया गया था। हालांकि इस पर कोई और ज्यादा विवरण नहीं बताया गया। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने के 5वें कार्यकाल के लिए हुए राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पुतिन ने इसे देश का उनमें विश्वास और आशा का प्रतीक बताते हुए अपने पूर्व निर्धारित चुनावी जीत का स्वागत किया। 80% प्रांतों के मतों की गिनती में उन्हें 87% मत मिले हैं। इसके साथ ही वो और अगले 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति होंगे। निर्वाचन अधिकारियों ने कहा कि अन्य उम्मीदवारों को 5% से भी कम मत मिले हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कम्युनिस्ट उम्मीदवार निकोलाई खारितोनोव दूसरे स्थान और नए उम्मीदवार व्लादिस्लाव दावानकोव तीसरे स्थान पर रहे। इस जीत के साथ पुतिन जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए रूस में सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवा देने वाले सबसे मजबूत नेता भी बन गए हैं। पुतिन ने मॉस्को में अपनी जीत के भाषण में समर्थकों को कहा कि वो यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के साथ जुड़े कार्यों को सुलझाने को प्राथमिकता देंगे और रूसी सेना को और मजबूत बनाएंगे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन हमेशा के लिए शासन करना चाहते हैं। जेलेंस्की ने अपने वीडियो संबोधन में कहा कि व्लादिमीर पुतिन एक तानाशाह हैं। इसके आगे जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन सत्ता के भूखे हैं और हमेशा अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप का खिताब राजस्थान पोलो क्लब के नाम रहा। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान पोलो क्लब ने जिंदल पैंथर्स डेल्टा पोलो को 8-7 से हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। राजस्थान पोलो क्लब के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। दरअसल राजस्थान पोलो क्लब ने बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान पोलो क्लब ने जिंदल पैंथर्स डेल्टा पोलो को 8-7 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में रक्षा सचिव गिरधर अरमने, एशिया ओलंपिक के अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुकाबले के बाद रक्षा सचिव गिरधर अरमने ने विजेता टीम को बधाई दी। I congratulate the winning team, the Rajasthan club, and I also congratulate the sponsors, the BMC advisors. It was a nail-biting finish, very exciting. The audience enjoyed a lot. नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा करने वाली टीम के खिलाड़ियों ने जीत की खुशी जाहिर की। वहीं प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम ने मुकाबले में कड़ी टक्कर देने वाली विजेता टीम को जीत की बधाई दी। आज का मैच बहुत ही दिलचस्प रहा और शुरू से ही जो है दोनों टीम के बीच में राजस्थान पोलो क्लब और जिंदल पैंथर के बीच में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला रहा। उन्होंने जितनी उनको पेनल्टीज़ मिली उनकी ज़्यादातर पेनल्टीज़ अंदर गई, हमारी बहुत सी पेनल्टीज़ बाहर चली गई, तो इसलिए एक गोल से जो है वो जीते। इस टूर्नामेंट में देश और विदेश से पहुंचे खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। तो वहीं रोमांचक मुकाबले में खिलाड़ियों द्वारा खेले गए हर एक शॉट ने भी दर्शकों के बीच शमा बांध दिया। It's always exciting match, even you don't know the rules, but once you look at started watching, you know always, and exciting and very nice match today. Very beautiful, and the players very fantastic, very professional. Match was absolutely thrilling till end. Both the teams were playing like fantastically well. 8-7. I mean, you never knew who would win. So we had a fantastic match. Thanks to all the team players who came all along, gave us such wonderful time, and thank you everyone. बहुत ज़्यादा अच्छा था। राजस्थान वर्सेस जिंदल डेल्टा का मैच 8-7 स्कोर रहा और राजस्थान ये मैच जीत गई।
जिंदल ने कुछ पेनल्टीज मिस करी, शायद उसकी वजह से मैच कॉस्ट हुआ, बट ओवरऑल मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड इंटरेस्टिंग था। दोनों टीम्स बहुत ज़्यादा अच्छा खेली। बीएमसी एडवाइजर्स द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता की खास बात ये रही कि इसमें हिस्सा लेने वाली टीमों में देश के बेहतरीन पोलो खिलाड़ियों के साथ साथ विदेशी खिलाड़ी भी टीम में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आए। सुशील कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।